अच्छा जी, तो प्यारे बच्चों, सीन ऐसा है कि हमने कल की क्लास में चार्जेस देख लिए थे, सही है, और फिर उन चार्जेस को फ्लो करवा के हमने करंट, इलेक्ट्रिकल करंट भी देख लिया था, सही है। अब हमारे पास जो तीसरी चीज है वो हमारे पास है नंबर डेंसिटी, सही है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो है ना, अगर एक मेटल वायर है मेरे पास, सही है, तो उस मेटल वायर के अंदर से कितने, आप कह लो कि इलेक्ट्रॉन्स, वो मेटल वायर कंट्रीब्यूट कर सकता है कंडक्टिविटी के अंदर, सही है। इस कॉन्सेप्ट को हमने समझना है, सही है। क्योंकि अगर एक मेटल वायर है, सही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम होंगे, राइट, जिन्होंने मिलकर मेटालिक बॉन्डिंग की हुई होगी उसके साथ, राइट। और फिर उस मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर जो है, आपको पता होता है कि जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है उसके जो बॉन्ड होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक और दो, तीन ऊपर एटम, वो डीलोकलाइज होता है। ये सारी थोड़ी केमिस्ट्री की बातें मैं सिर्फ रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ, सही। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही तो हमारे पास केमिस्ट्री नहीं, तुम इग्नोर कर सकते हो, सही है। तो लेकिन, तो तुम्हारे पास ये नहीं होता है कि वो डीलोकलाइज हो जाते हैं, और फिर वो अगर, जैसे कि अगर तुम सोडियम है तुम्हारे पास, सही है, तो सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो एक होता है, सही है। तो वो पर एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के अंदर, लेकिन उसी की जगह पे अगर आप मैग्नीशियम ले लो, सही है, तो वो सेकंड ग्रुप का है, तो उसके दो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, सही है। और इसी जैसे अगर एल्यूमिनियम ले लो तो वो तीन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंडक्टिविटी के अंदर, राइट। तो पर एटम जो है, वो इलेक्ट्रॉन जितने, जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते रहेंगे, सही है, वो लूज होते रहेंगे अपने वैलेंस सेल के अंदर, वैलेंस सेल से लूज होते रहेंगे, और वो जो है कंडक्टिविटी के अंदर हेल्प करेंगे, राइट। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि भाई हमारे पास जो है अगर कोई भी एक मेटल है तो उस मेटल के अंदर जो है ना, वो कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो हम हमारे पास कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, राइट। और ये नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर वही है हमारे पास, सही है। ये बेसिकली हमारे पास एक क्वांटिटी है, जो कि अगर मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल अगर मैं देना चाहूँ, सही है, तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि हम्म, ये बेसिकली जो है ना, हमारे पास एन से हम इसको रेफर कर रहे होते हैं, सही है। इसका जो यूनिट होता है, ये चलो पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख लो फिर यूनिट लिखो, सही है। ऑल दो इसकी डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन सिलेबस में नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, सही है। ये हम कहते हैं कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सॉरी, पर यूनिट वॉल्यूम टेकिंग पार्ट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कम ऑन, कंडक्टिविटी, ओके, ये कॉन्सेप्ट है। इसको आहिस्ते आहिस्ते समझना भी, डोंट वरी, ओके। सो अच्छा जी, अगर इसका यूनिट आप देखो तो इसका जो यूनिट हमारे पास होता है, एक सेकंड, इसका जो यूनिट मेरे पास होता है वो मेरे पास होता है पर मीटर क्यूब, ओके, क्योंकि नंबर डेंसिटी है, राइट, नंबर है तो ऊपर यूनिट के अंदर जो है ना वो कोई वो नहीं है, सही। तो ये हमारे पास है। अरे यार कौन है? अच्छा जी, ये भी आ गया, ओके। हम्म, तो ये मेरे पास हो गया यूनिट, सही है, मीटर क्यूब हो गया। अच्छा, ये जो क्वांटिटी अगर तुम स्केलर वेक्टर की बात करो तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, सही। देखो ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तुम्हें पता होना इसलिए लाजमी है, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर ना एक एक दो नंबर में पूछ लेते हैं कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कब कब है, सही है। तो ये आपसे पूछ लेते हैं, ओके। तो मैं हर क्वांटिटी के साथ साथ स्केलर और वेक्टर लिखवा रहा होता हूँ, सही, और वेक्टर की कैलकुलेशन जो होगी वो फिर मैं उसके चैप्टर में करवाऊंगा जाके, सही। खैर, तो ये हमारे पास क्वांटिटी हो गई, सही। क्वांटिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है, उस फॉर्मूले को समझने के लिए थोड़ी सी हमें ना ख्वारी करनी पड़ेगी। अब लेट्स से, तो मान लो कि भाई मेरे पास जो है एक एक वायर है,
सही है। लेट्स से मेरे पास ना एक वायर है। सही है। ये एक वायर है। सही है। मतलब तुम समझ लो कि ये सिलेंड्रिकल वायर नहीं है, जस्ट एक वन डायमेंशनल वायर है, टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन नहीं है। सही है। क्योंकि अगर एक चीज, कोई भी एक चीज अगर वन डायमेंशनल होगी तो वो एक जस्ट एक लाइन होगी। सही है। अगर वो टू डायमेंशनल होगी तो उसका कोई ना कोई एरिया भी होगा, और अगर थ्री डायमेंशनल होगी तो कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, राइट। तो मैं भी सिर्फ वन डायमेंशनल ले रहा हूँ। सही। लेट्स से दिस इज अ वायर, राइट। एंड इसके अंदर जो है ना मेरे पास, लेट्स से मेरे पास जो है ना एक इलेक्ट्रॉन है। सही है। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्लो कर रहा है। सही है। तो अब इस वायर के लिए मैं क्या बोलूंगा, इसका जो नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हेल्प करेगा, वो मेरे पास क्या होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो मेरे पास होगी 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19। ओके। कूलम। सही हो गया। कि इतना चार्ज जो है ये इस वायर के थ्रू मूव हो रहा है। सही है। और इस वायर के थ्रू मूव होके ये जो है आप कह लो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है। ओके। ये हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हुआ। सही है। अब लेट्स से कि अगर मेरे पास यही एक वायर है। सही है। ये तुम समझ लो कि एक केस हुआ। सही। दूसरा केस अगर तुम समझो, अभी थोड़ा सा समझना प्लीज, यहाँ पे ना थोड़ा सा ये अजीब सी चीज हो जाएगी एकदम से। सही है। अब दूसरी चीज है कि भाई मेरे पास जो है एक और वायर है। सही है। उसके अंदर ना लेट्स से मेरे पास ये मेरे पास ना इस तरह के 50 चार्ज कैरियर है। सही है। 50 चार्ज कैरियर है। सही है। एन एन की वैल्यू जो है ना, इसको हम रेफर करते हैं एन से, राइट। सो एन जो है वो 50 है। सही। चार्ज कैरियर 50 है, यानी जब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट होती है तो बेसिकली वो चार्जेस होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं। सही। तो इसके अंदर 50 चार्ज कैरियर है। सही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। सही है। सो टोटल चार्ज के लिए आप क्या करोगे, टोटल चार्ज। सही है। सो टोटल चार्ज के लिए आप क्या करोगे, चार्ज को चार्ज की वैल्यू से मल्टीप्लाई, जो चार्ज कैरियर है। सही। एक चार्ज कैरियर ये है 50 चार्ज कैरियर, और एक चार्ज कैरियर की जो वैल्यू होती है वो 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19 है, राइट। सो जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएंगे वो आपके पास आ जाएंगे 50 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19। सही है। तो तुम इसको कैलकुलेट कर लो। सही है। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। सही है। सो 1.3 एक्सपोनेंट नेगेटिव 18। सही। आई थिंक ये बन रहा होगा। भाई यहाँ तक बात समझ में आई? प्लीज बोलो यार, ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, प्लीज जो मेरा साथ देना। सही है। जी सर। 8.0 आ रहा है। सही है। 8.0। अब ये 8.0 क्या है, ये 8.0 जो है नंबर ऑफ चार्जेस हैं जो कि इसमें से पास कर रहे हैं, इसमें से इस चार्ज में से इस वायर में से पास हो रहे हैं। सही है। तो यानी आप कह लो कि टोटल चार्ज है ये, वो है टोटल चार्ज की वैल्यू है। सही है। टोटल चार्ज की वैल्यू। सही है, जिसको आप कैपिटल क्यू से रेफर कर रहे हो। सही हो गया। अभी आपके पास एक चीज हो गई। सही है। अच्छा सर जी। ये जो वैल्यूज है ये याद करनी होंगी, जो आपने कौन? लिखवाई है कि इलेक्ट्रॉन की ऊपर शुरू में जो लिखवाई थी, 1.6 इंटू 10 पावर 9 माइनस 19। यार ये जो है ना पेपर के पहले पेज में गिवन होती है। सही है। लेकिन वैसे आप इतना सॉल्व करते रहोगे तो वो याद हो जाएगी, बट ये गिवन होती है पहले पेज में, समझ रहे हैं ना। सही। सही हो गया। अच्छा जी, आ जाओ भाई एक और कहानी देख लेते हैं। अब लेट्स से अभी फिलहाल तो चार कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था। सही है। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई मैंने जो है ना लेट्स से एक और मेरे पास वायर है, और मेरे पास जो है ना, अब मैं इसके एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ। सही है। सो एक्चुअल कॉन्सेप्ट मेरे पास ये है कि भाई मेरे पास एक वायर है। सही। अब मैं इसको थ्री डायमेंशनल बनाने लगूँ। सही है। मैं उसको जो है वो, सही, ये मेरे पास एक थ्री डायमेंशनल वायर है। सही है। और इसके अंदर खास बात ये कि इसका जो वॉल्यूम है ना वो वन वन मीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब। सही है। और इस 1 मीटर क्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो मेरे पास जो है ना, यानी जो एन है वो मेरे पास है आप कह लो 1 एक्सपोनेंट 1 एक्सपोनेंट 12। ओके। ये मेरे पास ये मेरे पास एन की वैल्यू, एन क्या था, एन वो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर थे जो कि चार्जेस को अपने ऊपर कैरी करके फ्लो करवाते हैं। सही, ऐसे समझ लो आप। सही हो गया। तो ये वो है। सही हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टोटल चार्ज जो कि इस वायर के अंदर से पास होगा वो कितना होगा, आप क्या बोलोगे?
टोटल चार्ज मुझे निकालना है, क्यू निकालना है, क्यू इज बेसिकली द टोटल चार्ज, ओके। क्यू टोटल यानी टोटल चार्ज, सही है। अब आपको पता है कि वॉल्यूम इतना है, सही है। तो वन वन यूनिट, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है। आप मल्टीप्लाई कर दो उसको उसकी वैल्यू से, चार्ज की वैल्यू से, सही हो गया। 1.6 एक्सपोनेंट -19, सही है। जरा सॉल्व करके बता दो कितना आ रहा है। 1.6 एक्सपोनेंट 17, -7 आ जाएगा, -7 कूलम। ये वाले शब्द दोबारा बताएगा ये? मैंने ये मैंने जो है ना, तीसरी चीज। मैंने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया, देखो। एन की वैल्यू बेसिकली क्या है? एन हमारे पास था क्या? अगर आप एन याद करो, एन हमारे पास था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, सही है। हम इसको इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, हम इसको चार्ज कैरियर दोनों कहते हैं, सही है। यानी कितने चार्ज आपके पास पड़े हुए हैं कि जब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी उसको कंडक्ट करो, जैसे आप मान लो कि भाई लेबर है, सही है। एक बिल्डिंग है, उसके उसके अंदर 10 लेबर काम कर रहे हैं, राइट। अब जैसे सामान आता जा रहा है वो 10 लेबर हैं, वो सारे के सारे सामान को वो 10 लेबर उठा के ऊपर ले जा रहे हैं। एक दूसरी बिल्डिंग है, उसके अंदर 20 लेबर है, राइट। तो जाहिर बात है उसके अंदर जो बाहर से सामान आएगा वो जल्दी जल्दी चला जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो वायर होती है, उस वायर के अंदर लेबर के तौर पे जो है ना इलेक्ट्रॉन्स काम कर रहे होते हैं, राइट। अब किसी वायर के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी वायर के अंदर कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उस वायर की कंडक्टिविटी कितनी है, राइट। हम कॉपर इस्तेमाल करते हैं अपने नॉर्मल घर के अंदर, सही, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी अच्छी खासी होती है। ऑल्दो गोल्ड की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, बट वो महंगा इतना ज्यादा है। यहाँ यहाँ हमारे सारे कम बहुत चर्सी जो है वो नहीं छोड़ रहे, कॉपर और लोहा नहीं छोड़ रहे। तो गोल्ड आएगा तो उनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे, सही है। तो लेकिन खैर, गोल्ड की कंडक्टिविटी अगर बहुत हाई लेवल सर्किट आपको बनाना होता है, तो आप उसमें जो है ना वायरिंग के तौर पे गोल्ड इस्तेमाल करते हो, सही। तो उससे आपकी जो कंडक्टिविटी होती है बहुत हाई होती है, और रेजिस्टेंस बहुत लो होती है, तो आप जो प्रिसाइज काम करने लगते हो वो आपको मिल जाता है, सही है। खैर, तो बस यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक एन जो होता है ना, वो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने चार्ज कैरियर है वो बताता है, राइट। अब टोटल चार्ज जो होगा, अच्छा, एक एक चार्ज कैरियर की वैल्यू इतनी है, सही। एक चार्ज कैरियर की वैल्यू इतनी है, सो इफ यू हैव द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर इन अ यूनिट वॉल्यूम दैट मच, so if you just multiply both of them you'll get the total answer, right, the final charges that you have, right। समझ रहे हैं भाई? जी सर। ओके। अच्छा जनाब, अब एक और केस ले लेते हैं, सही है। एक केस और ले लेते हैं। केस नंबर 4 ले लो, सही है। अच्छा जी, मेरे पास जो है ना अब एक और ट्यूब है, सही है। ओके। अब लेट्स से मैंने जो है ना इसको थोड़ा सा चेंज किया, और ये जो है ना लेट्स से इसका जो वॉल्यूम है वो मेरे पास है 25 मीटर क्यूब, ओके। सही हो गया। और जो मैंने एन की वैल्यू दी हुई है, वो एन की वैल्यू मैंने जो है ना अब दी हुई है 2.5, या चलो वही देता हूँ ताकि जो है ना कंफ्यूजन ना हो, मैं और कोई चीज़ चेंज नहीं कर रहा। अच्छा एक सेकंड, ये इसको जो है ना इससे रखना है। मैंने जो है ना एन की वैल्यू दी हुई है 1 एक्सपोनेंट 12, सही, सेम वायर है, सही, लेकिन मैंने उसकी लेंथ बढ़ा दी, समझ लो मैंने वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ा दिए, सही है, मैंने ये कर दिया, सही है। और अब मैं जो है इसके टोटल चार्ज पूछ रहा हूँ आपसे कि इसमें टोटल चार्ज कितना फ्लो कर पाएगा, आप क्या बोलोगे? एनीबडी? यस। यार सेम ही नहीं होगा। हम्म। सेम क्यों भाई? अब तो वॉल्यूम बढ़ गया है ना। फिर 25 एक्सपोनेंट 12 मल्टीप्लाई हुआ है वो एक चार्ज की वैल्यू। ओके, देखो ऐसे हो जाएगा, देखो 1 एक्सपोनेंट 12 तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है, राइट। और जो एक चार्ज की जो वैल्यू है वो 1.6 एक्सपोनेंट -19 है, सही है। एंड हाउ मेनी, अच्छा, ये जो हमने काम किया ना, ये जो हमने काम किया ये एक यूनिट वॉल्यूम के लिए किया, बट हमारे पास इस जैसे कितने 25 है, सही है। ये 25 मीटर क्यूब है, सही है। सो हम जब 25 के लिए करने वाले हैं तो जस्ट 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, समझ रहे हो आप? तो टोटल चार्ज की वैल्यू बता दो भाई। कोई है क्या कैलकुलेटर वाला बंदा है? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता तुम लोगों को कैलकुलेशन का, ऐसा क्यों भाई? यस। सर कर रहा हूँ, एक सेकंड। ओके।
Sir, 4 multiplied by 10 ओके, to the power minus 6. 4 एक्सपोनेंट -6, ओके फाइन, कूलम, सही है। ये हमारे पास आ गया टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, ओके, सही हो गया। सो अब बेसिकली हमने क्या किया, अगर तुम इसमें इसको, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को समराइज करूं या सिंप्लीफाई करूं, तो मैंने बेसिकली ये किया कि मेरे पास जो भी टोटल चार्ज आ रहा है, वो टोटल चार्ज किस तरह से आ रहा है, एन, सही है। ये बेसिकली ये मटेरियल स्पेसिफिक है, अगर मटेरियल चेंज करोगे तो एन चेंज होगा, मटेरियल चेंज नहीं करोगे तो एन सेम रहेगा, सही है। टाइम्स वॉल्यूम, सही है, टाइम्स द वैल्यू ऑफ द चार्ज कैरियर, सही है। इसको हम ई से भी रेफर करते हैं, क्यू से भी रेफर करते हैं, आपकी मर्जी, राइट। सो ये एन जो है नंबर डेंसिटी, सही है, नंबर डेंसिटी, सही है। आपके जहन में होना चाहिए कि ये मटेरियल स्पेसिफिक है, मटेरियल स्पेसिफिक, सही। मटेरियल स्पेसिफिक का मतलब ये है कि अगर मटेरियल सेम होगा तो आपके पास ये वैल्यू सेम होगी, अगर मटेरियल डिफरेंट होगा तो वैल्यू डिफरेंट होगी, सही है। और ये आपके पास वॉल्यूम है कि कितना वॉल्यूम है आपके पास, सही। और ये आपके पास जो है एलिमेंट्री चार्ज विच हैज अ वैल्यू ऑफ 1.6 एक्सपोनेंट -19, ओके। ओके, ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया, सही है। तुम इसको जो है ना, तुम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू एन, अच्छा वॉल्यूम, तुम्हें पता है वॉल्यूम जो होता है अगर मैं जो ना ये करूँ दोबारा से, एक सेकंड, सही है, इसको जरा हटाते हैं। ये आ गया, अरे यार कम ऑन, अच्छा जी, लेट्स से मेरे पास अगर ये एक वो है, एक मेरे पास सिलेंडर है, तो तुम्हें पता है कि सिलेंडर को अगर हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में करें, सो हमारे पास ये जो होगा, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, राइट। तो ये लेट्स से ए, और ये जो होगी ये इसकी लेंथ हो जाएगी एल, सही है। सो वॉल्यूम को हम और किस तरह से भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम, और तुम्हें पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ का नाम है, राइट। हाइट कह रहे हो, लेंथ कह रहे हो, जो भी कह रहे हो, सही है। सो वॉल्यूम की जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ, सही है, एन ए एल एंड ई, ओके। क्या ये फॉर्मूला तुम्हें समझ में आया? एंड वी नो दैट वॉल्यूम इज बेसिकली ए टाइम्स एल, ओके। बच्चों क्या ये बात क्लियर है? क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? हाँ जी सर। सही हो गया। बस यहाँ पे याद रखना, अच्छा ये क्यू जो है ये टोटल चार्ज, ओके, ये टोटल चार्ज, टोटल चार्ज जो कि उस सरफेस के अंदर से या उस बॉडी के अंदर से पास हो सकता है, सही हो गया। अच्छा, अब मैंने इस फॉर्मूले को ना फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया, ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, सही है। अच्छा, अगर मैं इसको करंट के अंदर या करंट की फॉर्म में मैं इसको जो है ना वो करना चाहूँ, यानी करंट की फॉर्म में अगर मैं इसको इंटरप्रेट करना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें पता है ये बात? यहाँ से मुझे थोड़ा सा इसको चेंज करना है। तुम्हें ये बात पता है कि क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, सही है, आई टी, सही है। अगर मैं इसको करंट की फॉर्म में चेंज करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसी इक्वेशन को दोनों तरफ जो है वो आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, क्यू ओवर टी इज इक्वल टू एन ए एल ई एंड होल थिंग ओवर टी, ओके। अच्छा, अब जरा गौर करो, अगर तो तुम्हें पता है कि जो ये वाली क्वांटिटी है, सही, ये बेसिकली तुम्हारे पास होती है करंट, और जो ये वाली क्वांटिटी है, तुम्हें पता है कि डिस्टेंस एल लेंथ है, डिस्टेंस है ओवर टाइम, ये तुम्हारे पास होती है स्पीड या वेलोसिटी या एवरेज स्पीड तुम कह रहे हो, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियसली तो बात कर नहीं रहे, सही है। तो ये भी चेंज हो जाएगा करंट के अंदर, सही है, ये चेंज हो जाएगा आई के अंदर, सही है, इज इक्वल्स टू एन, ऐसे ही रहेगा, ए भी ऐसे ही रहेगा, और ये चेंज हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर, और ये हो जाएगा ई, ऐसे ही आ जाएगा, राइट। ये आ गया आपके पास एक नया फार्मूला, सही है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में है, पेपर में आती होगी। तो अब इसके अंदर, अच्छा ये चीज मैंने यहाँ पे चेंज कर दी,
सही है। अच्छा, तो हमारे पास है करंट, सही है, जो कि फ्लो कर रहा है वायर के अंदर से। और ये हमारे पास है, इसको हम कहते हैं एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, एंड ई जो है वो एलिमेंट्री चार्ज है। ओके, सही हो गया। वो उसकी वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट -19 है। सही हो गया। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। अब देखो इसके ना क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है। सही है, तो मैं जरा ना तुम्हें इसके क्वेश्चन दिखा देता हूँ, और एक दो क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद आगे लेके चलेंगे। सही है। बस ये याद रखना, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखना। पहले ये बताओ, ये चीज़ समझ में आ गई, ये नंबर डेंसिटी वाली कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, नंबर डेंसिटी प्लीज बताओ। हाँ जी। गाइस कुछ तो बोलो यार। हाँ जी सर, आ चुके हैं। ओके, सो नंबर डेंसिटी तुम लोग ने समझ लिया है, तो आ जाए फिर आगे चलते हैं। मुझे, चलो खैर बाद में देखेंगे इसके साथ जो भी होशियारी करनी। ओके, आ जाओ। मैंने इसके कुछ क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूँ। सही है, बट उसके ना कुछ कुछ जनरल कॉन्सेप्ट है, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। सही है। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तुम्हारे पास जो है ना, एक तो ये चीज़ है कि अगर तुम दो वायर एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो। सही है, टू वायर इन सीरीज, अगर तुम्हारे पास ये है, सही है, तो तुम्हारे पास क्या होगा, करंट विल बी सेम इन बोथ वायर। ओके, इन बोथ वायर, पहली बात हो गई। और अगर पैरेलल होगा तो डिफरेंट होगा। सही है, तुम्हें पता है कि सीरीज का मतलब ये है कि यहाँ पे एक वायर आ गई, सही है, और यहाँ पे दूसरी वायर आ गई। सही है? मैंने कलर थोड़ा सा अलग रखने की कोशिश की है। सही है, सो दिस इज वायर वन, या वायर टू ले लो, एंड दैट इज वायर वन। सही हो गया, ये तुम्हारे पास हो गया। सही है। अगर पहली चीज हो गई, दूसरी चीज, एफ, सेकंड सेकंड रूल, अगर तो तुम्हारे पास if the two wires are made out of same material, same material, then n will be same. Okay, for both the wires. Okay, ये बात हो गई। अच्छा, तुम्हारे पास ये जो क्वांटिटी है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी पास पेपर के अंदर कोई डेफिनेशन वैसे नहीं है, एज फार एज आई रिमेम्बर। कौन है भाई? हारून बैठा हुआ तो है, क्या टेंशन है? अच्छा जी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख लो। एक या दो दफा मैंने नोटिस किया, बट बहुत ज्यादा नहीं आती। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम कहते हैं, इट इज अ एवरेज वेलोसिटी, सही है, with which with which free electron in a conductor move under the influence of applied potential difference.
सही हो गया। ये आपके पास है, यानी तुम्हें बेसिकली अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो ऑब्वियस बात है तुम्हें उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे खाली पीली में काम नहीं होने वाला है। सही है। तो ये उस वजह से जो है ना, बस उसको जो है ना हमने एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर उस चीज को हमने मेंशन कर दिया है। सही है, ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई। अच्छा इसके ना तुम्हारे पास डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला और उसकी सिंपलीफिकेशन बन सकती है अगर तुम बनाना चाहो। सही है, और मैंने बनाई हुई भी थी, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। सही है, और अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन के अंदर हम देख लेंगे। बस एक चीज़ का तुम यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये जो एरिया है ना, इसको बस तुम ध्यान में रखना कि एरिया जो होता है वो तुम्हारे पास पाई आर स्क्वायर की फॉर्म में होता है। ये तुम्हें पता होना जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो है ना दिस शुड बी पाई आर स्क्वायर, राइट। एक कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर तुम आर को डायमीटर, क्योंकि ये इस चैप्टर के अंदर ना रेडियस अक्सर डायमीटर की फॉर्म में दिया होता है, रेडियस नहीं दिया होता। तो अगर तुम डायमीटर की फॉर्म में लिखोगे तो पाई डी ओवर टू, सही है, ये रेडियस बन जाएगा और होल स्क्वायर। सही है, बस इस चीज को ध्यान में रखना। सही है, और जब ये चीज ध्यान में रखोगे तो तुम्हारे पास आराम से सुकून से काम होगा। सही हो गया। चलो, अब जो है वो आपको जो है ना कुछ क्वेश्चन दिखा दें, और इसके क्वेश्चन मेनली इसके क्वेश्चन अलग से आ रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा आगे पीछे से रिलेटेड नहीं होते। सही है, तो एक दो क्वेश्चन इसके देखते हैं और फिर उसके बाद जो है ना मैं आगे लेके चलता हूँ ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए। और ओके, आ जाओ भाई, एक सेकंड देना जरा। अच्छा जी, फिजिक्स, कैम्ब्रिज, एएस फिजिक्स और इलेक्ट्रिसिटी, P1 डिस्क्रीट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अच्छा जी, इन्होंने, अच्छा जनाब, ओके आ जाओ भाई आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। इन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है नहीं नहीं यार, कोई ऐसा क्वेश्चन हो ना जो कि फौरन फौरन समझ में आए। फ्लो ऑफ एनर्जी, हाउ मेनी पर सेकंड, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। यार इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, अगर नहीं दिखेगा तो खैर है। फिलहाल मेरे पास इसके कोई ऐसे, बैटरी टू कॉपर वायर ऑफ द सेम लेंथ कनेक्टेड इन पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई। अबे यार सीधे सीधे दे दो यार प्लीज। नहीं भाई, तुम लोग की किस्मत में नहीं लिखा हुआ, आसान आसान क्वेश्चन जो ना वो तुम लोग की किस्मत में नहीं लिखा हुआ। थोड़े से मुश्किल उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए, रेजिस्टिविटी को रिलेट कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। एक क्वेश्चन मिल गया है, वो मैं आपको बता दिखा देता हूँ। सही है। अच्छा, क्वेश्चन इन्होंने कहा हुआ है कि इन्होंने आपको जो है ना एक स्लाइस बना के दिया हुआ है। सही है, और उस स्लाइस के अंदर जो है, अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूँ, अल्लाह, सही है, ये देखो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सही है, और क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहे हैं कि भाई अ स्लाइस ऑफ जर्मेनियम ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा दिया हुआ है। ओके, सही है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए जो है वो तुम्हें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, ए आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं लिख रहा हूँ, अभी तुम्हें दिखेगा नहीं, तुम्हारे तुम्हारे पास क्वेश्चन दिख रहे हैं, जब क्वेश्चन की सारी चीज रीड कर लूंगा फिर मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा। सही है, एंड अ करंट ऑफ 56 एम्पियर। सही है, सो करंट आ गया मेरे पास 56 एम्पेयर्स, माइक्रो एम्पेयर। सही है, माइक्रो एम्पेयर कन्वर्जन रिक्वायर्ड होगी। सही है, द नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इन द जर्मेनियम, सो एन जो है, एन की वैल्यू दैट इज 2.0 एक्सपोनेंट 13 ओके पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। ओके,
एंड ईच चार्ज कैरियर हैज अ चार्ज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी जो ई की वैल्यू है दैट इज 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19, ओके, कूलम, ओके। एंड जो आपके पास वो चीज़ है, क्या बोलते हैं, इन्होंने पूछा हुआ है व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके, ये चीज़ इन्होंने पूछी हुई है। सही है। सो आई होप तुमने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। व्हाट इज एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सही है, सारी चीज़ें अब आपको दी गई होंगी। अब आ जाओ यहाँ पे। सही है। सो अब तुमसे क्वेश्चन में ये सारी चीजें उसने मेंशन की हुई थी। सही है। अगर आपको सॉल्व करके दिखाएं तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो आपके पास किस तरह से बनेगा, फॉर्मूला लगा लो, आई इज इक्वल टू NA/Q V। अच्छा, क्यू कहो या ई कहो, अच्छा वी के साथ ना मैं एक छोटा सा डी लगाता हूँ, छोटा सा डी। सही है। ये जो डी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए सब्सक्रिप्ट है, बस इसके कोई काम नहीं, कैलकुलेशन वैल्कुलेशन में कोई काम नहीं है। सही है। अब इसकी वैल्यूज रखो, सॉल्व कर लो। सही है। 56 है, माइक्रो कूलम है, माइक्रो एक्सपोनेंट -6 होता है। सही है। ये तुमने लगा दिया। सही है। एन तुम्हें दे रखा है उसने 2 एक्सपोनेंट, अच्छा पहले रीअरेंज अगर फॉर्मूला तुम कर लो तो रीअरेंजमेंट तुम्हारे पास इस तरह से बनेगा, I/N/A/E इज इक्वल टू VD। ओके। सो अच्छा जी, 56 एक्सपोनेंट -6 है और एन आपके पास आ रहा है 2 एक्सपोनेंट 13। सही है। इंटू एरिया इन्होंने आपको दिया हुआ था 1। अच्छा बच्चों देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर है। सही है। तो इसकी जो कन्वर्जन होती है ना वो एक्सपोनेंट -4 लगाते हैं। सही है। ये हमारे पास कन्वर्जन आ गई। सही हो गया। और उसके बाद जो ई की वैल्यू है वो 1.6 एक्सपोनेंट -19 है। भाई प्लीज कैलकुलेट कर दो यार, कोई अल्लाह का नेक बंदा प्लीज हेल्प कर दो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ से। आ रही है भाई किसी के पास? सर ये फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल्स NAE N कैपिटल D, ये सामने लिखा होता है मैंने। NAE और V कैपिटल डी है ना? कैप डी जो है उससे कोई काम नहीं है, वो डी सिर्फ सब्सक्रिप्ट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बताने के लिए। ओके, समझ रहा है भाई? यस, डन। कैलकुलेशन हो गई, प्लीज बताओ यार। एनीवन? नोबडी? अबे यार ऐसा मत करो यार, ऐसा करोगे तो कौन आएगा। एक्सपोनेंट -6 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19। क्या बोल रहा है भाई? ओफो यार, तू तो बहुत डायरेक्ट हो गया यार, दिल पे लग रही है यार मेरे, ऐसा मत बोल भाई। 1.75 एक्सपोनेंट 6 एक्सपोनेंट 7 मेरे पास आ रहा है। ओके। ओके। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो तुम इसको मीटर क्यूब ले सकते हो। सही हो गया। हम्म। चलो जी आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। सही है। मेरे पास है, ये वाला देख लो। अब इस तरह के मेनली इसके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सही, मेनली तुमसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तुमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हेन देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इन अ कॉपर वायर। सही है। अब देखो एक वायर है। सही है। वायर वन, सही गौर से देखना प्लीज, वायर वन, उसके अंदर तुम्हारे पास है 5 एम्पियर का करंट है। सही है। और वायर कॉपर की है। ओके। ओके। एंड एवरेज वेलोसिटी इज गिवन। ओके।
सो तुम्हारे पास है 8 एक्सपोनेंट 4। सही हो गया। अच्छा, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन अ डिफरेंट कॉपर वायर? डिफरेंट कॉपर वायर का मतलब है वो डायमेंशन चेंज कर देगा। सही है। सो वायर टू जो है वो तुम्हारे पास, वायर टू सर भी ये कॉपर। नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना? हाँ जी, हाँ जी। बस ये समझ लो कि होगा कैसे। सही है। सही। तो जो दूसरा वाला कॉपर वायर है उसके अंदर उसने ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाइड किया हुआ है। सही है। करंट में दे रखा है उसने 10 एम्पियर। सही है। करंट में 10 एम्पियर दिया हुआ है। और तुम्हारे पास जो है उसने तुम्हें ये कह दिया है कि जो भी नीचे ऊपर वाले का डायमीटर है नीचे वाले का उसका डबल है। सही है। ट्वाइस द डायमीटर, ट्वाइस द डायमीटर। ओके। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपसे इसकी पूछ रहा है। सही है। और इसने आपको जो है ना डायमीटर डी जो है वो ट्वाइस किया हुआ है। सही है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सही है? अब ये चीज़ बस आपने ना समझनी है। सही है। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा आई विश सो। सही, अब जरा आ जाओ इसको निकाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सही है। देखो अब फॉर्मूला क्या लगाओगे? फॉर्मूला अगर लगा लो, सो आई इज इक्वल टू एन ए वी ई। सही है। मैं डी नहीं लगा रहा अभी। सही है। पहले फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कर दें। सही है। देखो उसने जो है तुम्हें कहा भाई सेम कॉपर वायर है तो एन दोनों फॉर्मूला के अंदर सेम होने वाला है, ई दोनों फॉर्मूला के अंदर सेम होने वाला है, वी अलग होगा और ए अलग होगा। सही है। तो मैं अगर इनको सब्जेक्ट बना लूं, आई ओवर वी ई, सॉरी, आई ओवर ए वी इज इक्वल टू एन ई, राइट। ये मैंने सब्जेक्ट बना लिया। अब मेरे पास एन ई दोनों फॉर्मूला के अंदर सेम है तो मैं दोनों के अंदर इक्वेट कर सकता हूँ। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि I1 A1 V1 शुड बी इक्वल टू I2 ओवर A2 एंड V2 ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले, राइट। क्या ये बात समझ में आई है? भाई प्लीज बताओ, क्या ये बात समझ में आई तुम लोगों को? जी सर, आ गई। परफेक्ट। अब जो है, अच्छा इन्होंने बाय द वे बोला हुआ है कि डायमीटर दिया हुआ है एरिया की वजह से, ये बड़ी गंद करेंगे। सही है। तो तुम पहले फॉर्मूला के अंदर चेंज कर लो इसको। सही है। I1 ओवर ए वन जो है उसका तुम्हारे पास है पाई D1 ओवर 2 होल स्क्वायर। सही है। और V1 यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाय पाई एंड देन D2 ओवर 2 होल स्क्वायर एंड V2, राइट। ये आ गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सही है। अब देखो ये पाई से पाई कैंसिल होता हुआ तुम्हें दिख रहा है, और ये टू से टू भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। बेसिकली पहले 4 होगा फिर कैंसिल होगा। सही है। तो जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है वो तुम्हारे पास क्या बनेगा, I1 ओवर D1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू I2 ओवर D2 स्क्वायर V2, राइट। अब देखो इतना लंबा ना मैं कैलकुलेशन एक दफा करके दिखा रहा हूँ, ये तुम ऐसा मत सोचना कि यार पेपर में आएगा तो हम हमारी तो पता नहीं क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें फौरन फौरन पता चल जाएगा कि मतलब तुम जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे ना फौरन तुम्हारे जहन में ये वाली चीज आ जाएगी, राइट। तो उसे तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकोगे कि अभी चूंकि पहला पहला क्वेश्चन है तो इस वजह से मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ, राइट। अब तुम्हें पता है कि पहला वाला वायर है उसके अंदर 5 है। सही है। करंट, उसका जो डायमीटर है उसको हम डी ले लेते हैं। सही है। और उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो 8 एक्सपोनेंट 4 थी, आई थिंक 8 एक्सपोनेंट 4। हाँ जी, 8 एक्सपोनेंट 4। सही है। और डी स्क्वायर कर दो। जो दूसरा वाला वायर है उसके अंदर 10 एम्पियर का करंट है, राइट। और जो उसके अंदर जो डायमीटर है वो आपने ट्वाइस द डायमीटर किया हुआ है पहले वाले वायर का। अगर पहले वाले वायर का डायमीटर हमने डी लिया हुआ है तो उसका 2D हो जाएगा, राइट। तो जो भी तुम डी की जगह 1 भी ले सकते हो। कुछ बच्चों को ना डी या वेरिएबल लेने में कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो अगर तुम 1 ले लो या 10 ले लो तुम्हारी मर्जी है, राइट। तो उसका डबल कर दो, 20 कर दो या 2 कर दो, जो भी तुमने लिया। सही। एंड इसकी जो है वो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा ये याद रखना कि ये जो है ना होल पे 2 है। सही है। सो और ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने निकालनी है। सही है। अब इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो। सही है। सो 10 ओवर 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 एक्सपोनेंट 4। सही है। अच्छा ये तुम्हारे पास हो जाएगा, 5 यहाँ पे आ गया, वी यहाँ पे चला गया। सही है। अच्छा तुम जब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा 4D स्क्वायर, और यहाँ पे डी स्क्वायर है, राइट। यहाँ पे भी डी स्क्वायर है। सही है। तो डी स्क्वायर कैंसिल हो गया आपस में। सही है। सो तुम्हारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बची है 5 1 5 2 सही है। सो 2 इंटू 8 एक्सपोनेंट 4। सही है। सो वी तुम्हारे पास आ जाएगा 8 2 16। सही है। 16 एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा, या 1.6 एक्सपोनेंट 5 ले लो तुम। सही हो गया। तो ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा।
क्या ये बात क्लियर हुई? जी। परफेक्ट। अच्छा जी। अल्लाह अकबर। अबे यार ये एक थोड़ा सा मसला हो गया है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। सही है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा। तो फिर 1.6 एक्सपोनेंट -3 हो जाएगा। ये नेगेटिव है, नेगेटिव है। सही है। अच्छा, ये मैंने स्क्वायर यहाँ पे किया था, स्क्वायर हो नहीं पाया। एक सेकंड, एक सेकंड। 2 का स्क्वायर 4, 8 4 32, एक्सपोनेंट -4, ये आ जाएगी रिफ्लॉसिटी। सही है। कैलकुलेशन में थोड़ा बंद हो गया, इसको सही कर लेना प्लीज। सही है। सो ये मेरे पास जो है ना, इसका आ रहा है, या 3.2 एक्सपोनेंट -3 ले लोगे। सही हो गया। क्या है इसमें कोई प्रॉब्लम है? चलो आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन हमने समझ लिया, यहाँ तक हमारे पास ये चीज हो गई। अब इसके बाद एक और क्वांटिटी आती है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सही है, उसको करते हैं। वोल्टेज, राइट। अब वोल्टेज एक जनरलाइज टर्म है। सही है, इसके अंडर बहुत सारी टर्म आती हैं। सही है। वोल्टेज हमारे पास, जस्ट अगर हम वोल्टेज को डिफाइन करें तो वोल्टेज हमारे पास होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज, ओके। ये हमारे पास होता है वोल्टेज की डेफिनेशन, ओके। अगर तुम इसका यूनिट देखो, तो इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है वोल्ट्स। सही है, वी। और जो आपके पास ये क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। सही है, ये आपके पास है। सही है। अगर तुम इसके वोल्टेज की डेफिनेशन को यूज करो, और तुम इस डेफिनेशन को यूज करके इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो, तो V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारे पास बन जाएगा, राइट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर इस फॉर्मूले को पढ़ के भूल जाते हैं। ओके, प्लीज कीप इन माइंड, ये भूलना मत। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ये आ जाता है अक्सर। सही है। तो ये हमारे पास है। सही, यहाँ पे ये वर्क डन है। सही है, वर्क डन। और ये हमारे पास है चार्ज की वैल्यू। सही। यूजुअली हमारे पास जो चार्ज होगा वो ई के फॉर्म में दिया होगा, एलिमेंट्री चार्ज दिया होगा, और ये वोल्टेज है। सही हो गया। ये हमारे पास है सर ये वोल्टेज। वोल्टेज हम ये फॉर्मूले से हम बेस यूनिट का कर सकते हैं, वो बेस बिल्कुल यूनिट। बिल्कुल, इसी यही फॉर्मूला से करोगे। देखो, हमेशा याद रखना कि वोल्टेज के लिए अगर तुम कैलकुलेशन कर रहे हो, सही है, तो वोल्टेज के बेस यूनिट के लिए हमेशा ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, V इक्वल्स टू आई आर। कभी भी मत इस्तेमाल करना, वरना आंसर नहीं आने वाला है। ओके, सो ऑलवेज यूज, ऑलवेज कंसिडर दिस फॉर्मूला व्हेन फाइंडिंग द बेस यूनिट्स फॉर वोल्ट। सही हो गया। अच्छा जी। अच्छा, अक्सर जो है ना, अक्सर वोल्ट्स की डेफिनेशन आ जाती है सिलेबस में। सही, एक तो है वोल्टेज। देखो, वोल्टेज क्वांटिटी है, वोल्ट्स यूनिट है। ओके, अक्सर जो है ना वोल्ट्स की डेफिनेशन आ जाती है। वोल्ट्स क्या है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है। तो याद रखो, अगर तुम्हारे पास यूनिट की डेफिनेशन है तो उसको यूनिट्स के अंदर डिफाइन करोगे, क्वांटिटी की डेफिनेशन है तो क्वांटिटी के अंदर डिफाइन करोगे। देखो, जैसे वोल्टेज है, ये क्वांटिटी है, तो तुमने इसको डिफाइन किया वर्क डन की फॉर्म में पर यूनिट चार्ज, दोनों क्वांटिटी है, राइट। वोल्ट्स जो है ये तुम्हारे पास यूनिट है, तो इसको डिफाइन करोगे वर्क डन के यूनिट के साथ और चार्ज के यूनिट के साथ, राइट। तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल्स और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, राइट। तो हम कहेंगे कि वोल्ट्स इज बेसिकली जूल्स, जूल्स पर कूलम। ओके, कूलम, ओके। बी वेरी केयरफुल बच्चे, इसमें ना बहुत ज्यादा नंबर लूज करते हैं। एक नंबर की डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा नंबर लूज करते हैं। सो प्लीज थोड़ा सा तरीके से करना, वरना ना तुम्हारे नंबर कट रहे होंगे। ओके, सो बी वेरी केयरफुल। सही हो गया। अच्छा जी, अब जो तुम्हारे पास जो वोल्टेज है ना, ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। सही है। ऑल दो तुमने शायद आज से पहले इसका डिफरेंस नहीं समझा, वो सही है, लेकिन जो वोल्टेज होगा ना, वो तुम्हारे पास होगा
एक सेकेंड, उसको हम दो चीजों के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं। एक तुम्हारे पास होगा जिसको हम कहते हैं ईएमएफ, ईएमएफ, और दूसरा तुम्हारे पास होगा जिसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये आगे बस दो चीजें, सही है। तो अब ईएमएफ की डेफिनेशन अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन अलग है, सही है। याद रखना कि ईएमएफ जो होगा वो हमेशा उस वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होगा जो कि बैटरी जनरेट करेगी, राइट। द वोल्टेज, this term is used, or this term will always use for the voltage generated by the battery। ओके, ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपके पास होगा यूज फॉर द फॉर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द component component। ओके, क्या ये बात क्लियर है? यानी कोई भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, रेजिस्टर है, थर्मिस्टर है, या कोई भी एक चीज है, तो उसके अक्रॉस जो होगा ना वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसके अक्रॉस आप कहोगे कि कितना पीडी है, सही है। और अगर आपके पास कोई बैटरी है, कोई सेल है, सही है, सही, लेट्स से तुम्हारे पास एक सेल है, सही है। तो उस सेल के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज होगा वो तुम्हारे पास होगा ईएमएफ की फॉर्म में, सही, उसको आप जो है वो ईएमएफ कह रहे होगे, सही है। अगर लेट्स से तुम्हारे पास ये एक बैटरी है, सही है, सो इस बैटरी के अक्रॉस, सही, ये आपके पास आगे बैटरी, सही है। तो इस बैटरी के अक्रॉस जो भी आपके पास होगा ना वोल्टेज, ये आपके पास हो जाएगा ईएमएफ की फॉर्म में, सही है। सही हो गया, ये आ गया ईएमएफ। ओके, और जो आपके पास वो है, अगर आपके पास कोई कंपोनेंट होगा तो उसके अक्रॉस जो भी होगा वो उसकी फॉर्म में होगा, सही है, पीडी की फॉर्म में होगा, सही है, उसको आप कह रहे होगे पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, सही। लेट्स से भाई मेरे पास एक रेजिस्टर है, सही है, और रेजिस्टर के अक्रॉस ये लगा हुआ है, सही है। तो इसके लिए जो है वो मैं ईएमएफ के बजाय पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल करूंगा, यानी पीडी। ओके, चलो, ये बात हो गई। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कहानी को अपनी, सही है। अब इनकी अलग अलग डेफिनेशन है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रही होती है, जरा इनको भी देख लेते हैं, सही है। अगर तो तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, या अगर तुम्हारे पास जो है ना ईएमएफ है, सही है, ईएमएफ की फुल फॉर्म अगर तुम्हें पता हो कि इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, राइट, सही है। ऑल्दो इसका फोर्स से कोई रिलेशन नहीं होता, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम ये किससे कहते हैं, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, मोटिव बेसिकली मोशन से है, और फोर्स नॉर्मल है, सही है। यानी वो वो फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में रिक्वायर्ड है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, और इसको हम जो है एनर्जी की टर्म में, वोल्टेज की टर्म में डिफाइन करते हैं, सही है। तो और इसको जो है ना एनर्जी की टर्म में इसकी डेफिनेशन होती है हमेशा, ये रट्टा लगा लो, ये हमेशा ऐसी ही रहेगी, सही है। सो हम ये कह रहे होते हैं कि भाई इट इज अ वर्क डन फ्रॉम other form to electrical per unit charge to move it throughout the circuit। ओके, सही हो गया, ये आपके पास है, सही है। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भाई आपको वर्क डन तो लिखना पड़ेगा, सही है। और ये बेसिकली एनर्जी वाली एक्सप्लेनेशन है, फ्रॉम
इलेक्ट फ्रॉम अदर फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल, यानी अब देखो बैटरी क्या होता है, पेंसिल सेल होता है, उसके अंदर केमिकल होते हैं, राइट, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। और गाड़ी की बैटरी होती है लेड एसिड बैटरी, अगर तुम याद करो, ये नॉर्मल ड्राई बैटरी होती है, उसके अंदर केमिकल होते हैं, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, सही है। इसी तरह से तुम्हारे पास मोबाइल की बैटरीज हैं, उनके अंदर केमिकल है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही होती है, सही है। तुम्हारे पास जनरेटर्स हैं, जनरेटर के अंदर पेट्रोल डाल दो, या तुम्हारे पास जो है ना आर्मेचर होता है, जब वो मूव करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, समझ लो। तो वो ये सारे जो है ना बैटरी के या ईएमएफ के सोर्सेज हैं, जो कि तुम्हें कंटिन्यूस एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, सही है। इनकी एनर्जी फॉर द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कम नहीं हो रही होती है, राइट। सही है। तो ये तुम्हारे पास जो है ना, ये तुम ईएमएफ जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, राइट, प्लीज कीप इन माइंड ईएमएफ मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर लेट्स से तुम्हारे पास एक रेजिस्टर है, तुम चाहते हो कि भाई उस रेजिस्टर के अक्रॉस 1.5 का वो आ जाए, ईएमएफ 1.5 का पोटेंशियल डिफरेंस होल्ड हो जाए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके अक्रॉस ईएमएफ की कोई सोर्स लगानी पड़ेगी जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को होल्ड करके रखेगी, राइट। सो ईएमएफ होल्ड्स द पोटेंशियल डिफरेंस, वही कॉन्सेप्ट है, सही है। अगर तुम इनका रिलेशन देखना चाहो, सो रिलेशन ये होता है कि इट होल्ड्स पीडी, बस ये कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास आ गई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। अदर फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल ये लिखना जरूरी है, सही है। और अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन कर रहे हो, सही है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके लिए तुम्हारे पास जो है ना इसी हम कॉपी पेस्ट करते हैं, सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो अब इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म जा रहा है, सही है। अब लेट से तुमने कोई रेजिस्टर लगाया हुआ है, सही है। अब वो रेजिस्टर क्या कर रहे हैं, वो रेजिस्टर तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है और हीट के अंदर बना रहा है, हीट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, राइट। सो इलेक्ट्रिसिटी किसके अंदर कन्वर्ट हो जा रही है, हीट के अंदर कन्वर्ट हो जा रही है, सही है। इसी तरह से अगर तुमने कोई बल्ब लगा दिया है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जा रही है। इसी तरह से तुम्हारे पास तुमने कोई स्पीकर लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी साउंड के अंदर कन्वर्ट हो जा रही है, सही है। सो हम ये कहते हैं कि इट इज अ वर्क डन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म, अदर फॉर्म पर यूनिट चार्ज टू मूव इट थ्रू आउट द सर्किट, ओके, सही हो गया। बस इसके अंदर ना ये छोटा सा डिफरेंस है, बाकी इन दोनों की डेफिनेशन सेम है, सही है। और मैंने आपको जो है इसका वो बता दिया, क्या बोलते हैं, मैंने आपको जो है ना इसका ये बता दिया कि इसका फार्मूला क्या होगा, सही हो गया। और इसका जो है ना इन बस डेफिनेशन के अंदर ये दोनों डिफरेंस है, कभी कभार पेपर में आ जाते हैं, उनकी डेफिनेशन अलग अलग लिखनी होती है, तो आप इस तरह से लिख लेते हो, सही है। अच्छा जी, चलो। अब फिलहाल के लिए क्लास यहीं पे रोकते हैं। एक छोटा सा हमारे पास वो रहता है, सही है, यूनिट रहते हैं जो कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी करके, और फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कल ये चैप्टर कंप्लीट करता हूँ, मैंने इसके कुछ पासवर्ड देने हैं, कल हम पासवर्ड भी करेंगे इसके एमसीक्यूज, और फिर परसों इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, सही है, संडे के दिन। तो संडे मंडे कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिसिटी निमट जाए, और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, सही है। तो बस इंशाल्लाह जो है ना कल ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, सही हो गया। चलो बस अब आज की कहानी तक रखते हैं, अब इंशाल्लाह कल आप लोग से मुलाकात होगी, सही हो गया। चलिए जी। ओके सर।